वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं जीनी मेक अ विश के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां कायोंग ने फाइनली अपनी एक विश मांग ली थी। इब्लिस को लगा कायोंग ने अपनी एक इच्छा दूसरों पर बर्बाद कर दी है। वो एक चुनौती स्वीकार कर लेता है। उसे यकीन था वो जीत जाएगा, क्योंकि इच्छाओं के लालच में कोई भी इंसान लालची बन सकता है। उस रोड से सबसे पहले आती है मिस कांग। ये वही औरत थी जिसे उस सुपरमार्केट में उसके बॉस ने सबके सामने अपमानित किया था। उसे देखते ही इब्लिस खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वो पहले से ही कमजोर लगती है। वो बोलता है, इसे बिगाड़ना मेरे लिए बच्चों का खेल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वहाँ से एक लड़की गुजरती है जो कायोंग के साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। वो अब बैंक में जॉब करती है और देखने में काफी सीधी सादी लग रही थी। लेकिन इब्लिस कहता है, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही इब्लिस के सामने एक कुत्ता आ जाता है। वो कहता है कि ये वो तीसरा प्राणी है, जिस पर कायोंग मना करती है, हम कुत्ते को नहीं चुन सकते। जिस पर इब्लिस कहता है, तीसरे नंबर पर यही आया है। तुमने कहा था कि पहले 5 को चुनना है, तो अब तुम मुकर नहीं सकती। इसी तरह आगे बढ़ने पर एक गांव वाला मिस्टर सिंह कायोंग को लिफ्ट देने के लिए रुकता है, लेकिन कायोंग उसे मना कर देती है। इब्लिस मुस्कुराता हुआ कहता है, ये रहा मेरा चौथा उम्मीदवार। और आखिर में वो दोनों एक यूट्यूबर से मिलते हैं जो अपनी पत्नी के साथ गांव में ब्लॉगिंग किया करता है। इब्लिस उसे 5वां और आखिरी उम्मीदवार बनाकर खुश हो जाता है। वो बहुत ही घमंड में कहता है, इंसान अपने असली रंग तब दिखाता है जब उन्हें कुछ हासिल करने के लिए मेहनत ना करनी पड़े। मैं साबित कर दूंगा कि इनमें से हर इंसान स्वार्थी है। कायोंग उससे पूछती है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इब्लिस कहता है कि तुम तो सच में साइको ही हो, क्योंकि तुम्हारी पहली विश से 4 इंसान और 1 जानवर लालची बनने पर मजबूर होने वाले हैं, तो तुम मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हो। इसके बाद उस रात कायोंग को एक सपना आता है, जिसमें वो खुद को सोने के ढेर के बीच में बैठा हुआ देखती है और मुस्कुरा रही है। फिर उसकी आंख खुल जाती है। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है। इब्लिस अपने नौकर सेठ को कायोंग की पहले विश के बारे में बताता है। तब सेठ उसे कहता है, यानी कि इस जन्म में भी कायोंग ने इंसानों को नेक साबित करने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी। अब इब्लिस को लगता है कि वो शायद इस जन्म में भी कायोंग को लालची प्रूफ नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सेठ से कहता है कि क्या इस जन्म में मैं उसे जाने दूं? वो 80 साल तक ही जिएगी। तब तक तुम उसके गराज में जॉब करो और उस पर नजर रखो। मैं कहीं छुप जाता हूँ। हम अब अगले जन्म का वेट करेंगे। इसके बाद वो कालीन पर उड़कर समुद्र में चला जाता है। तभी अचानक 2 फाइटर जेट उसे देख लेते हैं। खतरा समझकर उसका पीछा करते हैं। इब्लिस कुछ सोचकर कायोंग के पास वापस लौट आता है, जहाँ कायोंग न्यूज देख रही होती है। वो तुरंत समझ जाती है कि न्यूज में जिस उड़ने वाली चीज के बारे में बताया जा रहा है वो इब्लिस ही था। तभी वहाँ सेठ भी आ जाता है, जो कायोंग से जॉब मांगता है। कायोंग इब्लिस और सेठ को इशारों में बातें करता हुआ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उन्हें गराज से निकाल देती है। सेठ इब्लिस से पूछता है, आप तो छुपने गए थे, वापस क्यों आ गए? इब्लिस कहता है कि कायोंग ने हर जन्म में लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दी, तो वो इस जन्म में मुझे आजाद कराने और बचाने के लिए अपनी जान क्यों नहीं दे सकती? उनमें ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं है? ये जानने के लिए मुझे उसके पिछले जन्म में जाकर उससे बात करनी होगी। इसके बाद इब्लिस देखता है कि एक जन्म में कायोंग एक जासूस थी और दूसरे जन्म में राजा की खबरी। लेकिन हर जन्म में इब्लिस कायोंग से बात करने से पहले ही पकड़ा जाता था, जिसके बाद बेचारा निराश होकर प्रेजेंट में लौट ही आता है, जहां कायोंग उसका इंतजार कर रही है। वो कहती है, अब तक तुमने मेरी विश पूरी क्यों नहीं की? यहाँ टाइम पास क्यों कर रहे हो? इब्लिस बोलता है, चिराग उन सबको तभी दिखेगा जब उनकी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगी, तभी मैं विश पूरी कर पाऊंगा। कायोंग कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा तुमने सच में इच्छाएं पूरी की हैं? तुम झूठ नहीं बोल रहे।
अब इब्लिस उसे मिस्टर रियो की बिल्डिंग पर ले जाता है और कायोंग से कहता है, यहाँ तुम्हें एक ऐसा पेन मिलेगा जो सिर्फ सच लिखता है। तभी वहाँ मिस्टर रियो आ जाते हैं जो इब्लिस को देख सकते हैं। कायोंग को समझ पाती इससे पहले ही इब्लिस उसे कहता है, मौका मिलते ही इसका एक पंख तोड़ लेना। फिर उसे छत से धक्का मार देता है। कायोंग को नीचे गिरता देख मिस्टर रियो उसके पीछे छलांग लगा देते हैं। उनकी पीठ से विशाल चमकदार पंख निकलते हैं और वो कायोंग को गिरने से बचा लेते हैं। नीचे पहुंचते ही कायोंग उनका एक पंख तोड़कर वहां से भाग जाती है और हमें पता चलता है कि इब्लिस और मिस्टर रियो पुराने दुश्मन हैं, क्योंकि इब्लिस एक शैतानी जिन है और मिस्टर रियो एक अच्छे फरिश्ते। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर वहां से जाने से पहले इब्लिस रियो की पूरी बिल्डिंग के बीचों बीच एक छेद बना देता है, जिससे वो पूरी बिल्डिंग बर्बाद हो जाती है। सीन कायोंग पर शिफ्ट होता है, जो रियो के पंख से अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। 2 ही लाइंस में उसे पता चल जाता है कि पंख से अगर झूठ लिखो तो जादू से वो सच में बदल जाता है। इसलिए वो अगली लाइन में लिखती है कि मैं अपनी नानी की सबसे बड़ी कमजोरी हूँ। तो कमजोरी की जगह अपने आप ताकत लिख जाता है, जिसे पढ़कर वो बहुत खुश होती है और अपनी नानी को भी बताती है। जिसके बाद इब्लिस वहाँ आता है और कायोंग से कहता है, आज मिस कांग को चिराग दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने मुझसे अपनी पहली विश मांग ली है। कायोंग पूछती है, मिस कांग ने क्या विश मांगी? तब इब्लिस बताता है, उसने अपने बॉस से ऊंची पोस्ट मांगी है। अब वो स्टोर की नई मैनेजर है और बाकी सबसे अपनी इंसल्ट का बदला ले रही है। ऐसे ही एक दिन कायोंग स्टोर में मिस कांग से मिलती है, जो अब बहुत बदल चुकी है, ईगो से भरी हुई। इब्लिस कहता है, देखा मैंने कहा था ना, ये है इंसान का असली रूप। फिर कायोंग इब्लिस को मिंजी के बारे में बताती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे स्कूल में मिंजी को लोग परेशान करते थे। तब कायोंग ने उसे सबसे बचाया और मिंजी से दोस्ती कर ली, जिसके बाद वो हमेशा मिंजी को धमकाती थी, पढ़ाई करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इस तरह मिंजी उसकी वजह से आज डेंटिस्ट बन गई है। सीन मिस्टर रियो की असिस्टेंट इरेम पर शिफ्ट होता है। वो रियो को बताती है, कायोंग ने अपनी पहली विश मांग ली है, जिसका मतलब रियो इब्लिस पर नजर रखे हुए है ताकि वो आजाद ना हो पाए। यहाँ मिस्टर रियो को भगवान ने आदेश दिया था, अगर इब्लिस हार कर अपना सर किसी इंसान के सामने झुका दे तो उसका सर काट देना। रियो को यकीन था इब्लिस इस बार कामयाब नहीं होगा। उधर गांव में इब्लिस फिर से वीडियो गेम खेल रहा है। तभी एक आदमी सड़क पर सिगरेट फेंक देता है। उसे सबक सिखाने के लिए इब्लिस सेठ को बुला देता है, जो एक तेंदुए में बदलकर आदमी को डराकर भगा देता है। जिसके बाद सेठ की मुलाकात एक उल्लू से होती है, जो मिस्टर रियो की असिस्टेंट इरेम है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी चीफ पार्क अपने लोगों के साथ तेंदुए की तलाश में उनकी तरफ आ जाते हैं। दोनों जल्दी से इंसानी रूप में आकर उनसे बातें करने लगते हैं। तभी पार्क सेठ की पूंछ और इरेम के कान देख लेता है और उनसे सवाल करता है कि ये क्या है। सेठ झूठ बोल देता है कि दोनों एक जू से आ रहे हैं, जहां उन्होंने ये सब खरीदा। सीन दूसरे दिन पर शिफ्ट होता है, जहां सेठ इब्लिस को बताता है कि कायोंग का गैरेज का काम तो पार्ट टाइम है, असलियत में तो वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती है और मंथ्स में 4 दिन की छुट्टी लेती है, जिसमें वो स्कूबा डाइविंग, हाइकिंग, मिंजी के साथ डिनर और वर्कशॉप में ताबूत बनाने का काम करती है, जो वो अपने लिए ही बना रही है, जिससे नानी के जाने के बाद वो भी किसी तरह अपनी जान दे देगी। ये सुनकर इब्लिस सन्न रह जाता है, क्योंकि अगर कायोंग मर गई तो इब्लिस आजाद कैसे होगा। इसलिए अब उस दिन से इब्लिस खुद नानी का ध्यान रखना शुरू कर देता है, उनकी घर और खेत के कामों में भी मदद करता है, जिससे नानी ज्यादा से ज्यादा जी सके। सेठ इब्लिस को बताता है कि कायोंग उससे पूछ रही थी कि 983 साल पहले वो कैसे मरी थी, लेकिन उसने कायोंग को कुछ नहीं बताया। यहाँ कायोंग इन दोनों की बातें सुन रही होती है।
नेक्स्ट सीन में कायोंग इब्लिस को डिनर पर ले जाती है जिससे वो उसे इंसानों की जिंदगी दिखा सके। वहाँ इब्लिस उससे पूछता है कि क्या कोई जगह ऐसी है जहाँ तुम्हें खुशी मिले। कायोंग शहर के सबसे ऊंचे टावर की ओर देखने लगती है। इब्लिस कायोंग से कहता है, वादा करो इस बार तुम मुझे धक्का नहीं दोगी। जिसके बाद वो कायोंग को उस टावर पर ले जाता है। वो कायोंग से कहता है, आज ये रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होने वाली है। और चुटकी बजाते ही वो सारे शहर की लाइट बंद कर देता है। फिर कायोंग से कहता है, ऊपर देखो, चांद सितारे की रोशनी कितनी सुंदर लग रही है। आसमान में हजारों सितारे चमक रहे हैं। कायोंग उन्हें देखने की बजाय मिंजी की एक बात सोचने लगती है। उससे मिंजी ने कहा था कि जब भी कोई लड़का तुमसे चांद सितारों की बातें करे तो समझ लेना कि वो तुम्हें किस करना चाहता है। अब कायोंग इब्लिस को घूरती है, फिर उससे कहती है, मुझे किस करो, मुझे भी वो फील करना है जो मिंजी ने कहा था। लेकिन इब्लिस उससे कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। जिसके बाद कायोंग खुद इब्लिस को किस कर देती है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। वो बड़बड़ाती है कि लोग तो बोलते हैं तितलियां उड़ती हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर इब्लिस को किस से बहुत कुछ फील हो जाता है। वो अब अपनी तरफ से कायोंग को किस करता है। तभी पूरे शहर की लाइट्स फिर से वापस जगमगा जाती हैं और इसी रोमांटिक सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।